नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जी इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में आपके 25 जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 में से अधिकतम जितना हो सकते थे उतना रियल जो प्रश्न है हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो आपका किसने किया था, यानी कि अकबर के तरफ से कौन लड़ा था। तो इसका राइट आंसर आपका मान सिंह प्रथम हो जाएगा। हल्दी की घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो यह आपका 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह प्रताप सिंह यानी कि प्रताप सिंह और आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार मानसिंह प्रथम ने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व है जो कि किया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी री कांस्टेबल 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के द्वारा लाया गया है। टेक्स्ट बुक जो कि आपको पहले मॉक टेस्ट और पीओआईपी प्रोवाइड कराता था, जो कि एक बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें दिया करता था। लेकिन अब इनके द्वारा जो है आपका एक बुक को लॉन्च किया गया है, जो कि एसएससी री कांस्टेबल 2025 के ऊपर है। इस बुक में आपको 5000 प्लस अध्यायवार टीसीएस पीवाईक्यू पर आधारित आपके प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट जो भी एसएससी कांस्टेबल में आते हैं, चाहे आपका जीके जीएस का हो या आपका रीजनिंग का हो या मैथ का हो या हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो। ठीक है, और इस बुक का जो सबसे बड़ा जो खास बात है कि अभी हाल ही में जो एसएससी 24 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका भी प्रश्न जो कि इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आप लोग कुछ इंडेक्स देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से चीज़ें जो कि आपको इस पुस्तक में मिलने वाली हैं। ठीक है, और आपको किस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रश्न तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर एसएससी कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बुक है बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इस बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। बस आपको क्या करना है, जब भी आप इस बुक को बाय करने जाइएगा तो आपको एक कूपन कोड को यूज करना है APJBK। ठीक है, याद रखिएगा APJBK। ठीक है, जब भी आप इस बुक को बाय करने जाइए कूपन कोड APJBK जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप यूज करते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट है जो कि तत्काल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि ज़्यादा डेंसिटी वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज हो, शायद आपसे पूछा गया होगा कि 10,000 मतलब 1000 प्लस आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका किस राज्य का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार और शायद पश्चिम बंगाल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर वो होगा। बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये आपका 1106 किलोमीटर है, और 2001 में आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 हुआ करता था। ठीक है, बाकी बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 17 है, यानी कि 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही यहाँ रहते हैं। इसके अलावा भारत का सबसे सघन केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका दिल्ली है। ठीक है, जब बात पूरे भारत की जाएगी तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, जब बात राज्य की जाएगी तो बिहार होगा। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका 11,320 है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में आपका कितना लोग रहते हैं, तो 11,320 लोग रहते हैं। ठीक है, तो यही आपका जनसंख्या घनत्व था। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में सबसे कम घनी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी याद रखिएगा, 46 है। इसके अलावा भारत का जनसंख्या घनत्व आपका 382 है, 2001 में वही आपका 324 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि एन इंदर सेना रेड्डी जो है किस राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इस गवर्नर है या राज्यपाल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ये आपके त्रिपुरा के गवर्नर हैं। और इंद्र सेना रेड्डी की बात करते हैं तो 18 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा का राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और
ये 20वें राज्यपाल के रूप में 26 अक्टूबर 2023 को शपथ है जो कि लिए थे। अगला जो है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना में उनके साथ आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। इस संस्था का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग जो है यानी कि NW कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रीय जल मार्ग 4 इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 4 की बात करेंगे तो ये किन दो नदियों को जोड़ता है, तो कृष्णा और गोदावरी को जोड़ता है। लंबाई की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 ने NW4 की लंबाई 1078 किलोमीटर से 2890 किलोमीटर तक है जो कि बढ़ा दिया है। इसके अलावा NW4 यानी कि नेशनल वाटरवेज 4 4 भारतीय राज्यों को जोड़ता है। तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और पुडुचेरी जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा 24 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। NW4 में काकीनाडा पांडिचेरी के बीच 15 टर्मिनल है और कोरोमंडल तट के साथ है जो कि चलता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका NW4 का ये आपका मैप है। अगला जो है कि कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध जो है किस घराने से है, तो इसका राइट आंसर आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। ठीक है, कृष्णराव पंडित का जो संबंध है किस घराने से है, तो ग्वालियर घराना से है। ग्वालियर घरानों की बात करते हैं तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घरानों में से एक है। इसमें एक सरल गायन शैली, माधुर्य और लय है। इस घराने के अधिकांश जो गीत है बंदिश है जो तान की एक किस्म का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मियाँ तानसेन के द्वारा इस ग्वालियर की शुरुआत की गई थी और कृष्णराव पंडित को 1973 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो पद्म जो पुरस्कार है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। पद्म पुरस्कार है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला आपका पद्म विभूषण है जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। दूसरा आपका पद्म भूषण है उच्च क्रम की प्रतिष्ठित सेवा के लिए और आपका एक है पद्मश्री। ठीक है, कभी कभी आपका इसका क्रम भी सजाने को आता है तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री याद रखना है। इसके अलावा सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वह है आपका भारत रत्न। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, भारत रत्न आपका सबसे सर्वोच्च है। इसके बाद ये आपके नागरिक सम्मान में पद्म भूषण, भूषण और पद्मश्री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गुड़ी पड़वा होगा। महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला वर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन है जो कि आपका यह मनाया जाता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा जो है नए वर्ष की शुरुआत है, फसल का मौसम है। गुड़ी पड़वा नाम 2 शब्दों से लिया गया है। गुड़ी जिसका अर्थ होता है भगवान ब्रह्मा का ध्वज या प्रतीक और प्रभा जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के चरण का पहला दिन। ठीक है, ये त्यौहार को संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा उगादि को याद रखिएगा। उगादि जो है भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के नए वर्षों को चिन्हित करता है। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला नया वर्ष पुथांडु है और विशु की बात करेंगे तो केरल राज्य में मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार है। ठीक है, जो कि नववर्ष का सूचक है। इसके अलावा जो है आपका बिहू को याद रखना है। बिहू जो है असम में आपका नववर्ष का जो त्यौहार है बिहू के रूप में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि फास्टर देन लाइटनिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उसेन बोल्ट होगा। उसेन बोल्ट जमैका का एक पूर्व धावक है जिन्हें व्यापक रूप से अब तक का सबसे महान धावक माना जाता है। वे 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले में विश्व रिकॉर्ड धारक हैं और फास्टर देन लाइटनिंग में कई अनकही पीड़ाओं और बलिदानों का वर्णन किया गया है जो एक एथलीट स्फूर्त गति से उस दौड़ को जीतने के लिए करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका जो है फास्टर देन लाइटनिंग माय स्टोरी जो पुस्तक का ये आपका कवर पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना भारत में बात करते हैं तो 2 लोगों के द्वारा किया गया है। एक है आपके बाल गंगाधर तिलक और दूसरे हैं आपके एनी बेसेंट। हालांकि आपसे एनी बेसेंट वाला ही होम रूल लीग पूछा गया था जिसका स्थापना मद्रास में और सितंबर 1916 में किया गया था। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था अप्रैल 1916 में। ठीक है, तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट का ही आपसे पूछा गया था तो इसको आपको राइट करना है। इसके अलावा होम रूल लीग का आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था लोगों को शिक्षित करना और भारत के लिए होम रूल लीग का मांग करना था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहला
पैरा ओलंपिक जो खेल है डैश में आयोजित किया गया था। हो सकता है आपसे वर्ष पूछा गया हो, तो वर्ष पूछा गया हो तो राइट आंसर 1960 होगा। अगर जगह पूछा गया हो तो राइट आंसर रोम होगा। रोम जो है आपका इटली का राजधानी है, तो इसको भी याद रखना है। पैरा ओलंपिक खेल जिन्हें द स्टोक मेडेबल गेम्स भी कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर पहली बार 1960 में रोम इटली में खेला गया था। ये ओलंपिक खेलों के समापन के तुरंत बाद हुआ। विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक शैली के खेलों में 23 देशों के 400 प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिन्होंने 8 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं की। तब से यह हर 4 साल में ओलंपिक खेलों के एक ही वर्ष में होता है, यानी कि जब जब आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा उसी वर्ष में आपका पैरा ओलंपिक खेल भी होगा। ठीक है, यह निश्चित है। अगला जो है कि मनुष्य का जो क्रोमोजोम होता है वो आपका किससे बना होता है। तो मनुष्य का क्रोमोजोम की बात करेंगे तो ये डीएनए और आपका प्रोटीन का बना होता है। तो राइट आंसर डीएनए और आपका प्रोटीन हो जाएगा। यही आपसे पूछ दिया जाए कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है या क्रोमोजोम होता है, तो 46 गुणसूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो 22 जोड़ा होता है। ठीक है, एक जोड़ा में 2, तो ठीक है, तो इसको याद रखना है। सॉरी, 23 जोड़ा आपका गुणसूत्र होता है। एक जोड़ी सेक्स गुणसूत्र यानी कि XX और XY होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है, तब जाकर आपका 46 गुणसूत्र होता है मानव में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस घराने से है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है आपका बनारस और महर घराना से है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सितार वादक यानी कि पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद यंत्र से है, तो आपके सितार से है। ठीक है, तो इनका संबंध बनारस घराना से है। कभी कभी कहीं कहीं आपको मेहर घराना भी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको भी ख्याल रखना है आपको। इसके अलावा पंडित रविशंकर को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया। कब दिया गया, तो 1999 में दिया गया। इसको भी याद रखिएगा। और ये जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला जो है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं आपका 9 अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं और अभी भी हैं। हालांकि आपसे प्रश्न में कोई स्पेसिफिक डेट लगाकर पूछा गया था, शायद फरवरी 2024, तो उस समय भी आपके हरिवंश नारायण सिंह ही भारत के उपसभापति थे, राज्यसभा के उपसभापति थे। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, जो राज्यसभा के सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होगा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा, की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति या कहें तो आपका राज्यसभा के सभापति कौन है, तो इसका राइट आंसर जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, जगदीप धनखड़ वर्तमान में आपके भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और साथ साथ आपके राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपके हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो ये पद आपका रिक्त है 23 जून 2019 से। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो राहुल गांधी जी हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नाइट्रोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, इसको ग्रुप 15 के नाम से जाना जाता है। द एलिमेंट इन द नाइट्रोजन ग्रुप एल्सो नोन एज ग्रुप 15 आर नाइट्रोजन, N, फास्फोरस, P, आर्सेनिक, AS, एंटीमोनी, ASB, बिस्मथ, BI और आपका मोसोकोबियम यानी कि MC। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था, तो राइट आंसर आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर केंद्रित था। ये जो योजना है 1974 से 1978 तक चला था। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर भी अधिक ध्यान दिया गया, बाद में औद्योगिक और खनन क्षेत्रों का स्थान रहा। कुल मिलाकर ये जो योजना है एक सफल योजना था, पंचवर्षीय योजना था, जिसने 4.4 के लक्ष्य के मुकाबले 4.8 की वृद्धि जो कि हासिल किया था। इसके अलावा इस योजना का जो प्रारूप है आपका दीपी ढर के द्वारा बनाया गया था और इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आपका रोलिंग योजना या रोलिंग प्लान लाया गया था, जो कि 78 से 89 तक चला था। वार्षिक योजना के साथ और पहले बंद की गई 5वीं पंच योजना की निरंतरता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला जो है कि कुतुब मीनार और कुबत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। हालांकि आपसे बस कुबत उल इस्लाम के बारे में पूछा गया, जिसका राइट आंसर आपका कुतुबउद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। कुतुबउद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गोरी का जब आपका 1206 में मृत्यु होता है तो कुतुबउद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत के नाम से पहला राजवंश का स्थापना करता है, गुलाम वंश। ठीक है, जिसे कहीं कहीं मामलुक वंश के नाम से इलवारी
वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण का शुरुआत किया, कुव्वत उल इस्लाम जैसी मस्जिदें बनवाई और कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, और उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। अगर आपसे पूछा जाता किस वर्ष किया गया था, तो 1193 में किया गया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब करता है, तो 1206 में करता है। 1206 से 1210 तक ये आपका शासक रहता है, और 1210 में चौगान खेलते समय इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो गुलाम वंश आपका टोटल जो रहता है 1206 से 1290 रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला जो है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो इसका राइट आंसर संसदीय और संघीय इसका राइट आंसर होगा। सरकार का संसदीय रूप की बात करते हैं तो भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की सरकार, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है, को अपनाया है। यह प्रणाली कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अर्जुन सिंह धुर्वे को किस राज्य के बैगा नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हो सकता है आपका जो प्रश्न है वो से पूछा गया हो कि अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर बैगा नृत्य इसका राइट आंसर होगा। और साथ में इनका संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से है। 2022 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, इसको भी याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किसके तहत आता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी हमें प्रदान है वर्तमान में, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार जो है आपका 1978 में आपका संविधान संशोधन होता है 44वां, उसके माध्यम से उसको कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किसके तहत आता है, तो मौलिक अधिकार के तहत आता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत आएगा, तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला जो है कि ईरानी ट्रॉफी के लिए जो मैच होता है, रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और किसके बीच होता है, यह पूछा गया। तो राइट आंसर आपका रेस्ट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं तो भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ईरानी कप पहले ईरानी ट्रॉफी कहा जाता था। टूर्नामेंट 1959 और 60 सीजन के दौरान कल्पना की थी रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने को चिन्हित करने और देर के बाद नामित किया गया था। ईरानी जो कि 1928 में अपने स्थापना के समय से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के साथ जुड़े थे, उनकी मृत्यु तक स्थिर था। ओलंपिक रणजी ट्रॉफी विजेता और भारतीय टीम के बाकी के बीच सालाना खेला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपकी थर्ड सीट में इतना ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, लगभग 20 प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी 4-5 जो प्रश्न हैं वो छूट गए हैं। बाकी आप लोग को याद है, जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जितना हमसे हो सकता था हमने अधिक से अधिक प्रश्न लाने का प्रयास किया है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर प्रयास हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और SSC MTS से जुड़े हर पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।